नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनवी राणा आज आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूँ वो हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले की है। दरअसल 29 मार्च 2025 को सोशल मीडिया पर एक फोटो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आसपास के जो भी थाने हैं, जो भी चौकी हैं, जो भी मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो एक फोटो वायरल कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि एक लाश मिली है जिसके हाथ पर प्रवीण नाम लिखा हुआ है और ये लाश सड़ चुकी है, गल चुकी है। तो पुलिस की तरफ से पूरे इलाके में ये मैसेज फैलाया जाता है जिससे कि इसकी पहचान हो सके, इसके बारे में जानकारी मिल सके। अगला दिन होता है तो एक लड़का संदीप अपने पिता के साथ, जिनका नाम सुभाष है, पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कहता है कि हम ये जो फोटो वायरल हो रही है इसको देखकर यहाँ आए हैं, जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि इसके हाथ पर प्रवीण नाम लिखा हुआ है। तो पुलिस वाले उनको लेकर लाश के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि देखो और पहचानो। अब जो संदीप और उसके पिता हैं वो लाश को देखते ही पहचान जाते हैं, ये तो हमारा बेटा प्रवीण है जो कई दिन से मिल नहीं रहा था। हमने इसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिला। वो बताते हैं कि इसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है और इसके एक 6 वर्ष का बेटा है जिसका के नाम मोहित है और इसकी जो पत्नी है उसका नाम रवीना है। जब ये खबर उनके घर वालों तक पहुंचती है तो सभी लोग पुलिस स्टेशन आ जाते हैं और इकट्ठा हो जाते हैं। अब सबका रो रो के बुरा हाल है। सबसे ज्यादा जो मृतक प्रवीण है, उसकी पत्नी और उसका जो 6 साल का बच्चा है वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और सब लोग ये कह रहे हैं कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ है। पुलिस कहती है कि हम इस घटना की पूरी छानबीन कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि प्रवीण की हत्या गला दबाकर हुई है। लेकिन शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रवीण उस ड्रेन में गिर गया हो, जो नाले में जहाँ इसकी लाश मिली थी, गिर गया हो और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई हो और जो 3-4 दिन में उसकी लाश फूल गई हो। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें गला दबाने की बात होती है। लेकिन पुलिस ने उस लेवल पर इस केस की जांच नहीं की जिस लेवल पर होनी चाहिए और घर वाले अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और पूरे इलाके में जो सीसीटीवी फुटेज हैं, जो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जगह जगह पर, उनको खंगालना शुरू करते हैं और कई दिन पीछे के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं और देखा जाता है। तो एक दिन यानी 25 और 26 की रात को एक महिला है जो कि पीछे बाइक पर बैठी हुई है और एक आदमी है जो बाइक चला रहा है और तीसरा कोई चीज है या कोई आदमी है जिसको चादर में लपेट के बीच में बैठाया गया है। उनको ये जब सब दिखाई देता है तो उसको बार बार जूम करके देखते हैं, गौर करके देखते हैं, तो उनको लगता है कि ये रवीना है और उनको कुछ शक होता है। तो ये पूरी कहानी जो है वो पुलिस को बताते हैं जाकर और जो वीडियो है वो भी पुलिस को दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे रात को 12:55 के आसपास ये तीनों, यानी जो एक लेडीज है वो पीछे बैठी हुई है और गाड़ी कौन चला रहा है और कोई वस्तु है या कोई सामान है या कोई व्यक्ति है जिसको के चादर में लपेट के बैठाया गया है। रात को 12 बजे कहीं जा रहे हैं। तो जो प्रवीण के घर वाले हैं वो पुलिस से कहते हैं कि आप
एक बार रवीना से पूछताछ कर लो, जिससे कि जो भी है वो क्लियर हो सके। घर वालों की सूचना के आधार पर पुलिस रवीना को हिरासत में लेती है, तो उसे कई दिन लग जाते हैं और आखिरकार वो हिरासत में ले लेती है। उसके बाद गाड़ी कौन चला रहा था इसका भी पता लग जाता है और 11 अप्रैल 2025 को उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब रवीना से पूछताछ होती है तो रवीना बताती है कि वो भिवानी जिले के जुड़ी गांव की रहने वाली है। 10वीं तक पढ़ाई के बाद उसकी शादी 2015 में प्रवीण से हुई थी। जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि और इसी दरमियान उसने 12वीं की परीक्षा पास की, ITI की, कढ़ाई बुनाई का काम भी सीखा। साल 2024 की बात है, जनवरी 2024 में उससे कोई कहता है आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, तो क्यों ना आप सोशल मीडिया पर ट्राई करो। रवीना को भी ये लगता था कि हाँ मुझे सोशल मीडिया पर ट्राई करना चाहिए, तो वो रील्स बनाना शुरू कर देती है। कई प्लेटफॉर्म पर रील्स डालती है, लेकिन ज्यादातर वो इंस्टाग्राम पर रील्स डालती है। जब उसकी रील्स वायरल होने लगती हैं तो जो आसपास के लोग हैं, जो उसका पति था प्रवीण, जो कि ऑटो चलाता था, उससे कहते हैं आपकी पत्नी क्या नचनिया हो गई है या नौटंकी में शामिल हो गई है जो ऐसी वीडियो बना के डालती है फिर सोशल मीडिया पर। उसको बुरा लगता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि आप इतनी पढ़ी लिखी हो, सिलाई कढ़ाई का काम जानती है, वो काम कर लो जिससे कि इनकम हो, और ये सब छोड़ दो। जो बाहर के लोग हैं वो काफी ताने मारते हैं मुझे, जो कि अच्छा नहीं लगता है, आप पे अभद्र टिप्पणी करते हैं जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन वो प्रवीण की बातों को इग्नोर कर देती है और सोशल मीडिया पर रील्स बनाना जारी रखती है। जब लोग बार बार प्रवीण को टोकते हैं तो प्रवीण उसको, जो उसकी पत्नी है, उससे कहता है आज के बाद तुम रील्स नहीं बनाओगी चाहे कुछ भी हो, और वो पूरी तरह प्रतिबंध लगा देता है। जब वो रील्स बनाती थी तो सोशल मीडिया पर ही उसकी दोस्ती, जो हरियाणा का हिसार जिला है, हिसार जिले का ही एक जगह लगती है हांसी, और हांसी का ही एक गांव लगता है प्रेमनगर। वहां का रहने वाला एक सुरेश राघव है, उससे हो जाती है। सुरेश राघव भी एक यूट्यूबर है, वो भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहता है। सुरेश राघव के बारे में बताया जाता है कि उसकी 5 बहनें थी और वो अकेला था। उसके पिताजी रेलवे में नौकरी करते हैं, तो उसका बचपन है वो काफी लाड प्यार में गुजरा था। 12वीं तक उसने पढ़ाई की थी। उसके पिताजी रेलवे में ही प्राइवेट नौकरी में उसको लगवा लेते हैं और वो 2 साल नौकरी करके नौकरी छोड़ देता है और 2016 में उसकी शादी हो जाती है। एक लड़का और एक लड़की, 2 बच्चे हैं उसके। परिवार में सब लोग कुछ ना कुछ करते थे, लेकिन जो सुरेश राघव है वो कुछ नहीं करता था। वो सिर्फ यूट्यूब के भरोसे ही अपना जीवन यापन करता था और कहता था कि मैं विदेशों में घूमता हूँ यूट्यूब के पैसे से, सोशल मीडिया के पैसों से, अपना अच्छे होटल में रुकता हूँ। तो घर वाले खुश होते थे, लेकिन अपने बीवी बच्चों को उसने कभी भी खर्चे के लिए 1 रुपया नहीं दिया। जब रवीना की रील्स बंद हो जाती हैं, जब उसका पति मना कर देता है तो वो रील्स बनाना बंद कर देती है, तो जो सुरेश राघव है वो रवीना से संपर्क करता है, उससे बात करता है, आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, आपने रील्स बनाना क्यों कर दिया, आप काफी वायरल हो रही हो, वायरल हो चुकी हो, आगे आने वाले समय में आपको काफी पैसा कमा सकते हो। तो उसकी बात सुनकर रवीना को ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए,
और प्रवीण के बार बार मना करने के बाद भी वो उसके साथ डूट वीडियो बनाना शुरू कर देती है। वो प्रवीण मना करता है लेकिन वो नहीं मानती है। अब सुरेश राघव और रवीना की बातें शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे वो एक दूसरे के दुख दर्द को बांटते हैं, समझते हैं एक दूसरे को। गहरी दोस्ती हो जाती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और फिर उसके बाद उनके बीच अवैध संबंध बनने लगते हैं। लेकिन जब प्रवीण को ये पता चलता है तो वो उससे काफी कहासुनी करता है। बताया जाता है कि मारपीट भी कर देता है। तो इससे नाराज होकर वो बार बार अपने मायके जाने लगती है। यानी अब वो मायके ज्यादा रहती है, ससुराल में कम रहती है। जब उसको इन सब बातों का पता लगता है प्रवीण को, तो वो उसे जब ज्यादा कहासुनी करता है तो वो नाराज होकर अपने मायके चली जाती है। और तकरीबन 20 दिन बाद, यानी लगभग 23 मार्च 2025 को रवीना जब ससुराल आती है तो फिर दोबारा से उसकी ज्यादा कहासुनी हो जाती है और फिर वो अपने मायके चली जाती है। अब वो अपने जो उसका दोस्त है या जो प्रेमिक है सुरेश राघव है, उससे कहती है कि अब इसका काम तमाम करना पड़ेगा, अब कोई प्लान बनाओ। और पूरी प्लानिंग करके वो दोबारा से 25 मार्च 2025 को ससुराल वापस आ जाती है। जब वो वापस आ जाती है तो जो प्रवीण के सोने का इंतजार कर रही थी, कब प्रवीण सोए। उसके सोने से पहले ही उसने जो उसका प्रेमी है सुरेश राघव, उसको फोन कर दिया था कि आज रात को आपको यहाँ आना है और इनका काम तमाम कर देते हैं। अब जो प्रवीण है वो बस स्टैंड के पास में ही उसका मकान है। नीचे वाली मंजिल में उसके छोटी भाई का परिवार है, जो पत्नी है वो रहती है। उसका छोटा भाई कहीं बाहर नौकरी करता है और जो ऊपर की मंजिल में वो अपने परिवार के साथ रहता है। लेकिन जो ऊपर की मंजिल के लिए जो रास्ता है वो बाहर से ही है, दूसरी साइड से। तो जब प्रवीण सो जाता है रात को, तो रवीना जैसे ही सुरेश के आने पर गेट खोलती है तो उसकी आंख खुल जाती है। लेकिन पहले से ही उनकी पूरी प्लानिंग थी। तो उसने दुपट्टे का फंदा बनाकर, फांसी का फंदा बनाकर उसके गले में डाल दिया और जब तक दबाया जब तक के उसकी मौत नहीं हो गई। जब प्रवीण मर जाता है तो वो उसकी लाश को चादर में लपेटकर बाइक पर रखकर शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर किनौद रोड पर एक ड्रेन है, एक नाला है, वो वहां उसको फेंक देते हैं और ऊपर से झाड़ियां डाल देते हैं। 3-4 दिन बाद जब लाश फूलती है, लाश सड़ जाती है, तो वो दिखाई देती है और पुलिस उसको अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन पुलिस ने उस लेवल की छानबीन नहीं की। मगर जो प्रवीण के घर वाले हैं उन्होंने काफी मेहनत और छानबीन करने के बाद जो रवीना की करतूत है वो समाज के सामने लाए। अब इस घटना को मेरठ वाली घटना से जोड़ के देखा जा रहा है कि कैसे जो एक लड़की मुस्कान है, उसने अपने पति को, अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर उसके 15 टुकड़े कर दिए थे और ड्रम में पैक कर दिया था। अब जो सुरेश राघव की पत्नी है, जब मीडिया ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने बताया कि मैं तो पहले से ही विधवा जैसा जीवन जी रही हूँ, ये ना मेरे से कभी बात करते हैं ना कोई खर्चा देते हैं। अब वो जेल में है और कब छूटेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं। मेरा उद्देश्य इस कहानी को सुनाना, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है समाज में जागरूकता बनी रहे, समाज जागरूक रहे। धन्यवाद।